नमस्कार, फिर स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल में। आज हम लोग जिस तरह आपको पता है कि मैंने वादा किया था कि मेंस सीरीज के लिए हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। डेली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको एक एफर्ट्स करनी चाहिए कि डेली आपको न्यूज़पेपर पर ध्यान देनी चाहिए। उसके अलावा हम वीकली करंट अफेयर्स कवर करने का वादा किए थे, तो वीकली करंट अफेयर्स अब से आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये अप्रैल का लास्ट वीक का करंट अफेयर्स है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में बहुत घटना हुई, लेकिन जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया, शिमला समझौता को पाकिस्तान की तरफ से रद्द किया गया। जब ये दोनों बातें हुई तो उसी दौरान बगलिहार परियोजना और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना भी न्यूज में आ गया। तो ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। और आपको पता है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी 23 अप्रैल 2025 को भारत की तरफ से रद्द कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं कि क्या था यह सिंधु जल समझौता, कब हुआ था, क्या इसके होते थे। सिंधु जल समझौता बेसिकली 6 नदियों के बारे में बात करती है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी हिमालयी नदियां हैं। इसके बारे में ये समझौता हुआ था। ये समझौता किसके पीछे है, तो ये समझौता का पक्षधार है भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। समझौता करवाने में विश्व बैंक की मध्यस्थता थी। आगे हम लोग इसके पूरे जितना सारा इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा, विश्व बैंक की मध्यस्थता क्यों करनी पड़ी और क्या क्या इसके कारण थे, बीच बीच में कहा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कारण इसको रद्द होने का धमकी भी मिला या तो रद्द होने की वजह से परिस्थितियां आई थी, लेकिन अंततः अब रद्द हो चुकी है। तो हम इसको देखते हैं फिलहाल। विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के मध्य यह समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को यह समझौता कराची में हुआ था। समझौता जब भी होगा दो देशों के राष्ट्रध्यक्ष के बीच से, तो इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री के तौर पर, और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति उनके आए थे अयूब खान। इन दोनों के मध्य में कराची में समझौता हुई थी 19 सितंबर 1960 को। समझौता में क्या था कि तीन जो पूर्वी नदी है, रावी, ब्यास और सतलज, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे सारे नदियों को मैप में, सबसे ऊपर इंडस रिवर है, इधर से ये ब्यास नदी आती है। इंडस रिवर है जिसका स्रोत भारत में नहीं है, आप ये भी याद रखिएगा। इंडस रिवर का सोर्स भारत में नहीं है, ये तिब्बत में है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में जब भी ज्योग्राफी या तो कुछ भी प्लेसेस से पूछे जा रहे हैं, वो उन प्लेसेस के बारे में पूछे जा रहे हैं, उन नदियों के बारे में पूछे जा रहे हैं जो हमेशा न्यूज में बने रहे हैं। तो ये नदियां न्यूज बनी हुई, तो आप देखें इसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में ना होकर के तिब्बल में पेंगसोसो लेक है। सॉरी, तिब्बत में पेंगसोसो लेक नहीं, क्या तो नाम था उसका, वो है मानसरोवर झील। तो तिब्बत में मानसरोवर झील से ये निकल रही है इंडस रिवर, इसको याद रखेंगे, जो कि भारत से 12 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी तरीके से सतलज नदी का भी उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों का तिब्बत में है। तो इंडस निकलती है, इंडस के बाद वही आता है झेलम, चिनाब। इंडस के बाद ये है झेलम नदी, पूछ सकता है झेलम किसकी सहायक नदी है, तो चिनाव की। एक बात दिमाग में रखेंगे, चिनाव नदी यहां से निकलती है, चिनाव नदी बीच में बहती है, चिनाव नदी बीच में बहती है। इसके दाएं साइड में झेलम नदी इसको कवर करती है। दाएं साइड में कौन नदी है, झेलम नदी, और इसके बाईं साइड में रावी नदी। बाईं साइड में जितना बढ़िया हो आप इसको ऑर्डर वाइज रख लेंगे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जितना बार रख लेंगे बढ़िया होगा। जैसे ही आपको ऑर्डर में याद हो जाएगा सारा काम बन गया। तो हमेशा याद रखें बीच में चिनाव है, ऊपर से झेलम नदी दाएं साइड से आकर इसकी रिवर बैंक बनती है, और बाएं साइड से इसकी सहायक नदी बनती है रावी। उसके बाद सतलज की जो सहायक नदी है वो है ब्यास नदी। तो ब्यास है जो सतलज की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये सभी चिनाब और सतलज ये दोनों मेन नदियां हैं जो आकर मिलती है। अब उसके बाद ये नदी आकर के इंडस में मिलती है। इतना आप लोग याद रखेंगे इन नदियों के क्रम के बारे में, इसीलिए हमें लगा दिया। तो क्या था मामला, तो ऊपर का जो तीन नदी है, यानी कि जो पश्चिमी तीन नदी है इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि शुरुआत में 20% पानी का यूज करने का भारत को दिया गया था। उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज, इस तीनों नदियों का प्रयोग भारत अपने लिए करेगा। तो किन किन परियोजनाओं के लिए, किन किन उद्देश्यों के लिए इनके पानी का प्रयोग किया जा सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने इतना समझा कि कराची में समझौता हुई है 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुई है।
जिसके तहत से पश्चिमी 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को और रावी, ब्यास, सतलज का कंट्रोल भारत को। ठीक है, साझेदार थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। बस इतना आपको समझना था। पूछा जा सकता है किसकी मध्यस्थता में हुई थी, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वही पाकिस्तानी नियंत्रित नदियों का उपयोग भारत कर सकता है सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए और जल विद्युत के लिए, और विद्युत उत्पादन। जल विद्युत हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, और या तो कोई और प्रोजेक्ट जैसे कि कोयला से भी बिजली बनती है थर्मल पावर में, वहां भी पानी की जरूरत पड़ती है। कोयले के अति पानी की जरूरत पड़ती है, पानी से कोयला जला करके पानी को वाष्प बनाया जाता है और उसी वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है, वही है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, दोनों में पानी की जरूरत है। तो जल विद्युत या तो विद्युत उत्पादन में पाकिस्तान के नियंत्रित जो पानी है उसका उपयोग भारत कर सकता है। परिवहन के लिए यानी कि जो पानी वहां से जा रही है वहां पर जलवाती वगैरह, शिप वगैरह, जहाज वगैरह चलाई जा सकती है, और सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान नियंत्रित नदियों का उपयोग भारत कर सकता है। सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है, यही बात कर था। एक और था इस ट्रीटी में 1965 में। हाँ, अब देखिए कहां कहां पर ऐसे मामले आए जहां पर लगा कि यह ट्रीटी कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले 1965 में मामला आया जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान हार गया, तब लगा कि यह ट्रीटी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर 1971 में हुआ, संभवतः अगर पाकिस्तान जीता तो कर देता, लेकिन भारत के अति जीता तो भारत ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि भारत हमेशा पीस के फेवर में रहता है। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें भी पाकिस्तान की हार हुई और मैसिव हार हुई, और यही पाकिस्तान के हार वाला से शिमला समझौता का जन्म भी हुआ था। शिमला समझौता यहीं से निकला था, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे ही। तो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हुआ था उसमें भी पाकिस्तान आ गया, वहां भी लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शुरुआती में जब समझौता हुआ था उस समय 10 वर्ष दिया गया था इसको, पाकिस्तान को नहर विकसित करने के लिए। जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान आजाद हुआ और उसके पास उतनी सारी तंत्र विकसित वगैरह थी नहीं, और 1960 तक भी उसके उतने तंत्र विकसित हो नहीं पाए, और दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहता था पानी को लेकर के, वाटर को लेकर के, कि हमको पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए। तो 60 में जब समझौता हुआ तब 10 वर्ष दिया गया पाकिस्तान को कि 10 वर्ष में आप अपने यहां नहर तैयार कर ले, उसके बाद भारत पानी को फिर छोड़ देगा, नियंत्रित करेगा। 31 मार्च 1970 को भारत को तीनों पूर्वी नदियां पर पूर्ण अधिकार हो गया। उसके बाद आंकड़ों का आदान प्रदान करने के लिए कि हमने कितना पानी आपको छोड़ा है, या तो आपने कितना पानी रिसीव किया है, कितना पानी हमने कहां खर्च किया है, वो एक डाटा आदान प्रदान किया जाता था इसमें, जिसको एक आयोग बनाया गया उसके लिए कि हम डाटा कहां प्रदान करेंगे। तो एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था अस्थाई सिंधु आयोग। तो अभी हाल फिलहाल में इसी आयोग को खत्म भी कर दिया गया है। जैसे समझौता खत्म हुआ ये आयोग भी डिमोलिश हो गया खुद ब खुद। इसमें एक आयुक्त होते थे, एक कमिश्नर होते थे, पर कंट्री से, दोनों कंट्री से एक एक लोग होते थे। अब ये आयोग खत्म होने पर क्या हुआ, हाल ही में पाकिस्तान में बाढ़ आ गया। पाकिस्तान में बाढ़ आने पर बोला कि इसमें भारत की कारस्तानी है, भारत बिना बोले पानी छोड़ दिया। जब ये ट्रीटी ही कैंसिल हो गया तो फिर भारत का कोई बाध्यकारी नहीं है भारत ये बताने के लिए कि हम कितना पानी कब स्टोर कर रहे हैं और कब पानी को रिलीज कर रहे हैं, ये भारत पर निर्भर करता है। तो ये एक मामला था। अब देख लेते हैं वाटर फ्लोज एरियाज कौन कौन से हैं। ये नदियां जो आपको देख रहे हैं इसको सिंधु सिंधु नदी भी कहा जाता, सप्त सेंडब भी कहा जाता। ये सब नदियां जो है उसका वाटर फ्लोज एरिया क्या क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यहां हमने लिख दिया है कि लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो तिब्बत से चूंकि निकलती है, जम्मू कश्मीर से प्रवेश होकर बढ़ती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए कुछ नदी जो है हिमाचल प्रदेश में भी आती है, और अफगानिस्तान से पहाड़ों से भी कुछ नदियां निकलती। ये मेन क्षेत्र है जहां पर ये हिमालयी नदियां बहती है। अरब सागर में जाकर मिलती है। अरब सागर में जाने से पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और सिंध प्रांत में बहती है। अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में बहती है। भारत के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बहती है। ये इसका वाटर फ्लोज एरिया था। आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि 4 मई 1948 को इंटर डोमिनियन समझौता हुआ था। क्योंकि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी जाकर हुआ 1960 में, और भारत पाकिस्तान आजाद हो चुका है। 1947 में बंटवारा हो चुका है, विभाजन। 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर विभाजन तो हो गया, लेकिन ये पानियों का विभाजन भी चाहिए ना। नदियां जो भारत से जा रही है और पाकिस्तान होते हुए जो अरब सागर में गिर रही है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ पानी, और भारत भी चाहिए कि कितना पानी छोड़े, कितना पानी रोके। इसके लिए टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन चाहिए था। तो टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पर आया था इंटर डोमिनियन समझौता। ये एक टेम्पररी एग्रीमेंट था। भारत बोला कि हम आपको पानी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वार्षिक शुल्क देना पड़ेगा। तो एक एनुअल
एक बांध दिया गया बेवरेज, उसके आधार पर भारत देता था। और मान लीजिए तो यही इंडस वाटर ट्रीटी का एक नींव रखाया। धीरे धीरे पाकिस्तान बोला कि ये हमारे महंगा पड़ रहा है, हमको हर साल हमको आपको देना पड़ रहा है, तो क्यों ना एक समझौता कर लेते हैं। क्योंकि 6 नदी है तो दोनों आपस में बांट लेते हैं, तो इसलिए दोनों नदियों को फिर बंटवारा किया। तो मान सकते हैं कि इंटर डोमिनियन समझौता, ये इसको याद रखिएगा, 4 मई 1948 को हुआ है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको माना जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी का ये एक नींव था। संधि पर पुनर्विचार कब कब हुआ? 2003 में एक बार पुनर्विचार हुआ था संधि पर कि ये संधि रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये भारत के असेंबली में विचार हो चुका है 2003 में। 2016 में उरी हमले के बाद ये विचार हुआ था कि हम इसको समझौते को कैंसिल करें या रहने दें, और अंततः 23 अप्रैल 2025 को यह समझौता रद्द ही कर दिया गया। तो आपने समझ लिया। अब अगर बात उठती है कि सिंधु जल समझौता अगर रद्द हुआ तो भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ेगा या वो बढ़ेगा, अगर मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारी खटास उत्पन्न होगी। तो भारत का, आज अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हो तो टेररिज्म भारत उसके अगेंस्ट रहता है हमेशा। और टेररिज्म पर जब बात आएगी तो भारत सब कुछ भूल जाएगा, गुटनिरपेक्षता भी भूल जाएगा, शांति भी भूल जाएगा, क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म से लड़ने के लिए भारत का सबसे स्ट्रांग आवाज रहता है। तो आप ये एक रीजन वहां पर दे सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म सबसे बड़ा खतरा है मानव पर, या तो इंसानियत पर या तो मानवता पर, वो भी इस सदी में। टेररिज्म की बात करना, टेररिज्म पर सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए टेररिज्म को खत्म करने के लिए पहला कदम तो कोई ना कोई उठाएगा ही। इसीलिए पहला कदम इसमें भारत उठाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रसित टेररिज्म से भारत है, इसलिए समझौता खत्म किया गया। इससे अगर हमारे रिश्ते वैसे भी उतने अच्छे पहले भी नहीं थे और आगे भी इससे कोई आने वाला नहीं है। जब भी हमने पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहा उसने हमेशा पीठ पर छुरा भोंका है। तो कितना बार बड़ा बन करके हम अब खुद के पीठ पर छुरी खाते रहेंगे। आगे आइए देखिए, बगलीहार परियोजना, बगलीहार बांध परियोजना जम्मू के डोडा जिले में अवस्थित है। ये जम्मू और श्रीनगर एक नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर ये बगलीहार परियोजना, बगलीहार बांध अवस्थित है। जम्मू से 150 किलोमीटर दूर बटौत नाम का एक शहर है, वहां अवस्थित है। उतना भी ज्यादा इस तरफ इंपॉर्टेंट याद रखना नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट। हाइट इसकी 144 मीटर है और लेंथ इसका 317 मीटर है, ये भी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये सबसे ऊंचा होता तब इसका लेंथ पूछा जाता, या तो सबसे चौड़ा होता है या सबसे ज्यादा हाइट में होता है या सबसे ज्यादा लंबाई में होता, तब इसका लेंथ पूछा जाता। नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बता दी। इसकी जल धारण क्षमता 150 लाख घन मीटर है। ये शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुआ तब ये बात उठने लगी कि भारत पानी को रोकेगा कहां। तो भारत पानी को इन जगहों पर रोक सकता है, और वैसे भी डैम बना हुआ। 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? बगलीहार परियोजना जम्मू के डोडा जिले में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? जल धारण क्षमता 1.5 लाख घन किलोमीटर, 1.5 लाख घन मीटर है, और इसका 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है बिजली उत्पादन करने की। शेयरिंग कैपेसिटी में शेयरिंग क्या करेगा? उत्तरी ग्रिड को करेगा और जम्मू कश्मीर को करेगा। उत्तरी ग्रिड क्या है? भारत का जो बिजली का जो उत्पादन है, भारत का जो बिजली उत्पादन और अति होता है, तो जो कंपनी है बिजली उत्पादन के पीछे, वो कंपनी जो है 5 विभाग में, 5 मुख्यालय में बटी हुई है। ठीक है, जैसे रेलवे का मुख्यालय होता है ना, उसी तरीके से रेलवे का डिवीजन होता है, उसी तरीके से इसका भी डिवीजन है। और उत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं जिसको बिजली प्रोवाइड किया जाता, वो उस डिवीजन का नाम है उत्तरी डिवीजन, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली उसका मुख्यालय। उसके बारे में बात किया कि शेयरिंग करेगा ये उत्तरी ग्रिड को। उत्तरी ग्रिड में जितने स्टेट आते हैं उसमें जहां जहां जरूरत है वहां पर शेयर कर सकता है, और जम्मू कश्मीर को शेयर करेगा। ये बगलीहार है। उसके बाद है किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, जो कि अभी निर्माणाधीन है, यानी कि अभी इसका पर काम चल रहा है। ये योजना 2007 में ये प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था, 2007 में, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुई तब इस पर जाकर तेजी में आया और इसको अति में लाया गया, और 2016 में जाकर के 5783.17 करोड़ इसके लिए आवंटित किया गया और जाकर काम स्टार्ट हुई। इसके पीछे कंपनी जो है वो है एनएचपीसी लिमिटेड। ये सब ज्यादा जरूरी याद रखना नहीं है, मेन याद रखना है अभी निर्माणाधीन है। किस नदी पर है ये याद रख लीजिएगा, नीलम नदी पर है। नीलम नदी का इतिहास बहुत खतरनाक है, क्योंकि पीओके का जो पाकिस्तान वाला हिस्सा और भारत वाला हिस्सा, उसके बीच से ये काट कर निकलता है। यह है नीलम नदी। पीओके में ये भारत और ये पाकिस्तान का जो कब्जा है वो है
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बीच से यही नीलम नदी निकलती, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट के कारण किशन गंगा जल विद्युत परियोजना न्यूज में आ चुका है। और इसका जो जल्द आती है, कितना करेगा उत्पादन, ये 330 मेगावाट। आइए अब हम लोग आते हैं शिमला समझौता पर। शिमला समझौता का सीधा सीधा संबंध है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से। भारत ने खुल के इसमें सपोर्ट किया। उस समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की छवि इसलिए बोल्ड मानी जाती है इसी समय से, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से। इंदिरा गांधी ने दो सबसे महत्वपूर्ण काम किए थे, उस कारण उनकी छवि ज्यादा बोल्ड मानी जाती है। एक महत्वपूर्ण काम उनका था सिक्किम का भारत में विलय, और दूसरा था ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 का वॉर को हैंडल करना और उसमें बांग्लादेश को आजाद करवाना। तो शिमला समझौता जो है एग्रीमेंट आफ्टर दिसंबर 97, भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था दिसंबर 1971 के बाद में ये एग्रीमेंट शिमला समझौता हुआ है। वार्ताकार इसमें दो व्यक्ति हैं, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी है और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो है। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी जो कि नेतृत्व कर रहे थे उस युद्ध का, उसके साथ इन्होंने आत्मसमर्पण किया था और उन्होंने शांति का समझौता साइन किया था। इसी पर हमेशा पाकिस्तान को सुनने को मिलता है, पाकिस्तान कुछ ही बोलता तो कहता 93,000 सैनिक आपके आत्मसमर्पण किए थे, हमारे सामने घुटने टेके थे। पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश के रूप में टूट, बांग्लादेश के रूप में उसको मान्यता मिल गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो दो पाकिस्तान के रूप में विभाजित हुआ था। एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, इसी के बाद बांग्लादेश बना था, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है। इसका इतिहास क्या है? 28 जून 1972 को जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ में शिमला पधारी थी। 28 जून से लेकर के 1 जुलाई तक अनेक वार्ता हुई दोनों के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में, लेकिन कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः 2 जुलाई को जिस दिन उनको वापस लौटना था, भुट्टो साहब को वापस जाना था, उसी दिन इस पर समझौता आखिरकार पूरा हो गया और दोपहर के पहले समझौता हो चुकी थी। समझौता क्या हुआ? तो 2 जुलाई 1972 को समझौता पूर्ण हुआ। समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी आपसी विवाद हैं कश्मीर सहित, उसको आपस में सुलझाया जाएगा, किसी अंतरराष्ट्रीय मंचों का सहारा नहीं लिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान इसी चीज पर खड़ा नहीं उतरा है, बार बार वो कश्मीर के मुद्दे या अनेक मुद्दे को वो यूएन में और अनेक देशों के सामने, चीन वगैरह के सामने उठाते रहता है। जबकि बात हुई थी शिमला समझौता के तहत कि हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे, कहीं पथी पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नहीं जाएंगे। उसके बाद इसके कुछ कुछ प्रावधान जो है, 17 दिसंबर 1971 को जो सेना जहां पर थी वहीं एलएसी मान लिया जाएगा। एलएसी मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह है वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो बोला कि 17 दिसंबर 1971 को जो सेना जहां पर थी उसी को एलएसी मान लिया जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया जाए, ठीक है। लेकिन इसी को पाकिस्तान खुद, इस समझौता को पाकिस्तान खुद ने इसको बार बार तोड़ने का प्रयास किया है। 1999 में कारगिल युद्ध में क्यों हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान एलएसी के अंदर घुसना चाह रहा था, तो वो खुद समझौता बार बार तोड़ने का कोशिश करता है। समझौता का विषय क्या था? समझौता किस किस बात पर होनी थी, उसका क्या क्या बैकग्राउंड था? युद्ध बंदियों की अदला बदली। एक दूसरे देश ने, जितना युद्ध में होता है कि कोई सेना अगर दूसरे देश के टेरिटरी में घुस गया उसको बंदी बना लिया जाता, उसको कहते हैं युद्ध बंदी। तो जो एक दूसरे देश ने जो एक दूसरे देश की सेना को युद्ध बंदी बनाया है उसको अदला बदली किया जाए, वापस कर दिया जाए। पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दिया जाए। इंडो पाक राजनयिक संबंधों का सम्मान बनाना, इंडिया पाक में जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको सामान्य करना, जो खटास आ चुकी रुस्तों को उसको वापस सुधारना, व्यापार पुनः शुरू करना और एलएसी को स्थापित करना। उसके बाद समझौता का ये विषय भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से इन विषयों पर बात चल रही थी। जैसा कि आपने देखा 28 जून से 1 जुलाई तक बात चली, 2 जुलाई को समझौता हो चुका था। समझौता में क्या क्या एक्चुअल समझौता में हुआ? आपसी बातचीत से हल निकाला जाए, एक्चुअल समझौता ये है, वो समझौता का विषय था। समझौता हुआ कि आपसी बातचीत से हल निकाला जाए, एक तरफा कार्रवाई नहीं किया जाए। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ तो एक तरफ से हमला कर दिया जाए, पहले पूरी जानकारी जुटाई जाए कि सही में गलती है आपकी या नहीं है,
अगर गलती है तब कार्रवाई किया जाए, एक तरफा कार्रवाई ऐसा नहीं कभी मन किया तो हम आपके ऊपर गोले दागने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई बल प्रयोग शुरू में नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी बात करनी है, कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुई है, तो पहले बातचीत से हल किया जाए, कोई बल प्रयोग ना किया जाए। प्रादेशिक प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना नहीं किया जाए, यानी कि हमारा जो बॉर्डर है उसके बीच में आप कोई भी अति नहीं करेंगे, या तो हमारे राज्य के बीच में आप कोई भी फूट डालने का काम नहीं करेंगे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान करता आ रहा है, खालिस्तानियों की सहायता लेकर के पंजाब को तोड़ने का ये सब। तो हमारी जो प्रादेशिक अखंडता है उसको अक्षुण्ण करने का प्रयास किया जाता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये समझौता के तहत उसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए थी। नो इंटरफेयर इन राजनीतिक स्वतंत्रता, हमारी जो पॉलिटिकल विल है उसमें आप कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम कोई भी एक्शन लेंगे, सीए लागू करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे, या तो कोई भी अन्य प्रकार का मामला है जो हम अगर लागू करना चाहे या एनजेक लागू करना चाहे, उसमें आपकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हम अपना संप्रभु है, ये क्यों कहा जाता है? तो हर एक देश अपने आप को संप्रभु मानता है, कोई देश किसी का टांग अड़ाना बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए भारत ऐसा किया था, समझौता का पक्ष रखा था। अति शीघ्र व्यापार हुआ, आर्थिक सहयोग शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान तो भीख मांगने में ही आगे, इसी में वो उसी समय कर दिया था, जल्दी जितना जल्दी हो सके कुछ हमारा भीख दीजिए थोड़ा सा। तो आर्थिक सहयोग उसी समय जल्दी शुरू करने के बारे में सोचा था, और अतिशीघ्र व्यापार शुरू कर दिया जाए। विज्ञान और संस्कृति में आपसी आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाता है। हमको तो समझ नहीं आ रहा आपसी आदान प्रदान क्या होता है। हम तुमको विज्ञान और संस्कृति के बारे में बता, तुम क्या बताओगे हमको विज्ञान संस्कृति के बारे में? खुद आता नहीं, अपना देश का रॉकेट चीन से लॉन्च करवा रहा है, और वो भी आधे में छोड़ दे रहा है इसको, और ये हमको विज्ञान संस्कृति में आदान प्रदान करता है। तो ये सब विषय था बेसिकली। आगे बढ़ते हैं अपने अस्थाई शांति हेतु। बोला कि अब हम चाहते हैं कि आज के बाद हम दोनों के बीच में वॉर ना हो। तो बोला ठीक है, बोला अस्थाई शांति हेतु कुछ प्रयास करना चाहते हैं। बोला क्या क्या करना चाहते हैं? तो बोल रहा कि भारत और पाकिस्तान का जो सैनिक जहां पर अभी है उसको वापस भेज देना चाहिए अपने साथी में। कहानी यह है कि भारत का जो सेना था वो पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्र को जीत चुका था, पाकिस्तान में बहुत अंदर तक जीत चुका था, और पाकिस्तान चाहता था कि अब ये सारी चीज नॉर्मल हो जाए। तो उसने बोला कि हम चाहते हैं कि अपना जो सेना है वो वापस से चला जाए और अपने अपने क्षेत्र में वापस हो जाए। उसके बाद बोला कि 17 सितंबर 1971 को जो युद्ध विराम हुआ है, उस युद्ध विराम रेखा को एलओसी या तो एलएसी मान ले, एलओसी हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको मान लिया जाए। उसके बाद बोला कि समझौता जब हो रही है अभी, उसके 20 दिन के भीतर सेना अपनी सीमा से पीछे चली जाएगी। दोनों देशों के अध्यक्ष भविष्य में अच्छे रिश्ते हेतु वार्ता करते रहेंगे। ये सब अस्थायी शांति हेतु थी। अब ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना नहीं की जाती, सिंधु इसकी शिमला समझौता की आलोचना भी की जाती। शिमला समझौता की आलोचना इस आधार पर की जाती कि भारत का समर्पण मान लिया इसको। भारतीय सेना का विदित क्षेत्र, मतलब जो विजय हो चुका था, भारतीय सेना जिस क्षेत्र को जीत चुकी थी वो भी बहुत बृहत्तर स्तर पर जीत चुकी थी। बृहत्तर स्तर पर भारतीय सेना जीत चुकी थी कुछ क्षेत्र को, पाकिस्तान को। उसके बाद भी पाकिस्तान भारतीय सेना को वापस बुला लिए इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान को खुली छूट दे दी, जबकि भारत ऐसा कोई दबाव में नहीं था। सेना हार रही थी पाकिस्तान की, 93,000 सेना पाकिस्तान का आत्मसमर्पण किया था। फिर हम क्यों उसके शर्तों पर खरा उतरे, हमको यही नहीं समझ में, हम उसके शर्तों पर क्यों मान लिए? उसको युद्ध चाहिए था, युद्ध लड़ते, वो तो खुद सदी करने में था। ये भुट्टो साहब वही हैं जो कहे थे कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन 1000 दिन तक युद्ध लड़ेंगे। यही भुट्टो साहब जो समझौता करने आए हैं, उन्होंने ही साहब एक बार बोला था, जब लड़ाई युद्ध शुरू हुआ था तब उन्होंने बोला था चाहे हमको घास की रोटी खाना पड़े लेकिन हम 1000 दिन युद्ध लड़ेंगे। और ये साहब आए थे फिर समझौता करने बाद में। तो ऐसे बयानबाजी से बचनी चाहिए। परंतु ये तो आलोचना का एक विषय हो गया, परंतु आपसी समझौते का शुरुआत हुआ और कश्मीर जैसे मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जाया गया। ये एक तरह का आप कह सकते हैं तो इसका एक पॉजिटिव आउटकम था, लेकिन अब ये पॉजिटिव आउटकम भी खत्म हो चुका है। अब कश्मीर का मुद्दा जैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाने लगा, नहीं ले जाया जा, उस समय तक भी ले जाया जा रहा था। इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या था? पहले जो हमले होते थे तो अधिकतर बाद
कश्मीर का नाम आ जाता था कि कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। अमित शाह ने क्या किया, कश्मीर के मैप को ही चेंज कर दिया। तो अब अधिकतर आतंकी हमला अगर होबो करता है, इतना तो नहीं हो रहा, कभी कभी हो रहा है, होबो करता है तो जम्मू में होता है। अब अगर ये चाहेगा, पाकिस्तान चाहेगा कि हम फिर से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास जाएं और कहें कि जम्मू में आतंकी हमला हो रहा है, जम्मू में आतंकी हमला हो रहा है, जम्मू में मुस्लिमों को सताया जा रहा है, तो कहेगा तुमको पहले कश्मीर चाहिए था, अब तुमको जम्मू से दिक्कत होने लगा, तुमको चाहिए क्या क्या ये पहले बताओ भाई साहब। तो ऐसे में दिक्कत होगा पाकिस्तान को। तो ये मास्टर स्ट्रोक भारत सरकार पहले ही खेल चुकी है। आगे हमको लगता है कि जैसा माहौल बन रहा है, इतना इतना जल्दी भी युद्ध नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी बात में युद्ध नहीं होनी चाहिए। दुश्मन देशों का कमर बहुत तरीके से तोड़ा जा सकता है, आर्थिक स्थिति उसका खराब कर दो, अभी आईएमएफ से उसको लोन चाहिए, कोई गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं है। ये सब जियोपॉलिटिक्स का मामला है। अगर आप आईएमएफ आपको लोन नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ बात होगा, भारत कुछ ना कुछ किया होगा, या तो आईएमएफ जैसे संस्था में कुछ ही देशों का जो है वो दबदबा चलता है। इसको समझ लीजिए, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा उसका, और उसी दबदबा बनाने में भारत कामयाब होता जा रहा है। और जो जिसके जिसके साथ दबदबा था, भारत उसके साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है। इसके लिए भारत का भी दबदबा उसमें देखने को मिल रहा है। वही दबदबा के कारण अब आईएमएफ का लोन इसको मिलेगा नहीं। लड़े पहले युद्ध के लिए सबसे पहले हथियार चाहिए, हथियार के बाद जो इकोनॉमी इसकी क्रश होगी, डाउन होगी इकोनॉमी, उसको चाहिए। भारत क्यों नहीं पहल कर रहा बहुत ज्यादा? भारत इंतजार कर रहा है क्योंकि भारत सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएगा। युद्ध ऐसी नहीं लड़ा जाता। आपका पड़ोसी के साथ युद्ध नहीं है कि ले लाठी लेकर तैयार हो गए। किसी देश के साथ युद्ध लड़ना है तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि कितने मोर्चों पर युद्ध लड़ी जाएगी। तो अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो छोटी सी बात है कि चाइना उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। चाइना खुद नहीं युद्ध में उतरेगा क्योंकि उसको पता है युद्ध में उतरेगा उसकी इकोनॉमी क्रैश करेगी। युद्ध कोई अच्छा चीज नहीं है कि किसी युद्ध के लड़ लिया। उतना दिन से चाइना को हम उसका रहे हैं, या तो चाइना उतना दिन से उसकाने वाला काम कर रहा। आज तक चाइना युद्ध लड़ा? बहुत सारी बात हो गई, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसने भी कुछ सैनिक लड़ गए उसके, लेकिन बड़ा युद्ध की तैयारी कभी नहीं किया, ना चाइना किया ना भारत किया। युद्ध लड़ेगा क्रैश होगा। इसकी आप इसका शिक्षा ले सकते हैं वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में। जो देश युद्ध से दूर रहा वो देश विश्व गुरु बन के निकला। विश्व गुरु मतलब वर्ल्ड सुपर पावर बन के निकला। अब चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे रसिया हो, ये सब इसी कारण से निकला। क्योंकि रसिया क्या किया था, वर्ल्ड वॉर 1 में रसिया बहुत पहले पीछे हो चुका था। वो बोला हमको नहीं अब गवाना, अब मेरा इकोनॉमी बहुत पीछे चला चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका भाग ही नहीं लिया। अमेरिका भाग तब लिया जब जापान इस पर हमला किया। ऐसे अमेरिका भाग ही नहीं ले रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में। वॉर में युद्ध अति करना कभी है नहीं है। भारत भी अभी देख रहा है कि और क्या कोई संभावनाएं तलाशी जा सकती है। सबसे पहले तो वाटर क्राइसिस उसके यहाँ होगा, उसके लिए कैंसिल कर दिया, टीटी कैंसिल कर चुका है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साथी पर दबाव बनाने के लिए बहुत सारे उसको प्रयास किए जा रहे हैं कि ये करो वो करो, हमारा पैसा लौटाओ, ये करो। तो उसका दबाव जा रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से उसको कोई लोन नहीं देगा, इकोनॉमी उसकी क्रैश करेगी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आप किसी व्यक्ति को दो थप्पड़ मारने से बढ़िया उसका पैसा का जो इनकम है ना, उसका सोर्स बंद कर दो, वो ज्यादा खतरनाक होगा। ना तो आपका कुछ गया, फिजिकली आपका तो कुछ नहीं गया, आपने सिर्फ अपना सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। भारत वही कर रहा है, हार्ड पावर का भी इस्तेमाल करेगा तो जो आर्टिलरीज हैं, जो आर्मी का गन वगैरह है, उसको के लिए पैसा भी खर्च होगा। और अगर वैसी स्थिति ही बनती है कि युद्ध ही करना पड़े तब तो फिर भारत तैयारी है। दिवाली के लिए तो सारे इसने बनाए नहीं है। डीआरडीओ जो दिल्ली बना रहा है, या तो दिल्ली जो अग्नि है, और आईएनएस विक्रांत, चाहे आईएनएस अति हो गया राजपूत वगैरह, सब वो सब तो रखा है नहीं, वो सब भी काम ही आएगा। तो युद्ध की स्थिति में इतना आसानी से युद्ध नहीं किया जा सकता, छेड़ा जा सकता है। पहले सारे चीजों को, सारे मोर्चों पर पहले तैयारी करेगी, उसके बाद युद्ध छिड़ेगी। तो आप लोग भी इस जो बातों को ध्यान में रखेंगे। भविष्य में आप लोग डिप्लोमेट बनने वाले हैं, डिप्लोमेसी में ये सब काम आएगा। तो चलिए, आज हमें लगता है कि हमारे लेक्चर का अंत करने का वक्त आ गया है। तो जुड़ने के लिए थैंक यू। नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप में। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, जहां पर टाइटल आपको दिख रहा है वीकली करंट अफेयर्स जो लिखा हुआ है वीडियो का टाइटल, उसके नीचे जो है उसके ऊपर जैसे क्लिक करिएगा आपको डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ लिंक करके लिखा हुआ है। पीडीएफ लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप टेलीग्राम में चले जाइएगा मेरे चैनल पर, वहां पर आपको ये मिल जाएगा।
पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेली इसी तरह का वीकली वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करिए। और सब बहुत सारी वीडियो आने वाली, जैसे एनसीईआरटी पर बहुत सारे आप लोग के प्रश्न आते हैं, एनसीईआरटी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, किस कौन से क्लास के कौन से बुक के कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए, किसको स्किप करना चाहिए, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम लाएंगे। सेपरेट वीडियो यूपीएससी के लिए अलग होगा, बीपीएससी के लिए अलग होगा एनसीईआरटी। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक्स करंट अफेयर्स तो लेकर चल ही रहे हैं, साथ ही कुछ टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत जल्द घटना चक्र के पति को एनालिसिस कर लीजिए आप, तब घटना चक्र के प्रैक्टिस को इसी चैनल पर कंटिन्यू किया जाएगा, वो भी लाइव, शायद रात में। तो आप लोग उससे जुड़ेंगे, ये आने वाले अपकमिंग था। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।